हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इस नए सेशन में स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार और आज हम बात करेंगे एम लक्ष्मीकांत भारतीय राज्य व्यवस्था। कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, प्रीलिम्स हो, या यूपीएससी द्वारा कराए गए अन्य एग्जाम, स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, या अदर कोई एग्जाम। पॉलिटी का बहुत बड़ा रोल एग्जाम में होता है। हर एग्जाम में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन, जिनकी स्टेट पीसीएस हो, आरओ का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, तो इसमें बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। 20% 25% क्वेश्चन सीधे सीधे लक्ष्मीकांत से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आज हम लक्ष्मीकांत का जो बेसिक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, और लक्ष्मीकांत के जो अन्य चैप्टर्स हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं के विषय में हम डिस्कस करेंगे। और ये प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज है, खासकर उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम आ रहा है और 6-7 महीने बाद यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होगा। तो इस सीरीज से ये हैंड रिटन नोट्स हैं और इस सीरीज से ये मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे हल हो जाएंगे। तो इस सीरीज में जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो आ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करते जाएं, कमेंट करते जाएं, कहाँ पर आपको दिक्कत है, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको चाहिए। अगर आप नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, दैनिक अपडेट पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। भारतीय राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत सभी को पता होगी, जो भी सिविल की तैयारी करने आता है एम लक्ष्मीकांत तो जरूर पढ़ता होगा। अब लेकिन एम लक्ष्मीकांत इतनी बड़ी पुस्तक है, उसमें कैसे पता लगाएं कौन से सेगमेंट इंपॉर्टेंट हैं, कौन से सेगमेंट इंपॉर्टेंट नहीं हैं। और उसी दुविधा में पढ़ते हुए हम पूरी लक्ष्मीकांत को एक लाइन करके पढ़ते हैं, जिससे हमारा कुछ फायदा होता नहीं है ना। होता भी है तो नाम मात्र का होता है। इसलिए हम इस सीरीज को लेके आए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जो हम बहुत आसानी से उनको समझ सकते हैं और एग्जाम में उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जब शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक्स की, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। किसकी? संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और ये हम वहां से शुरुआत करेंगे जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। उसके बाद वो व्यापार व्यापार करने के लिए चोर लोग आए थे। अब चोर लोग क्या हुआ, धीरे धीरे भारत पर अधिकार करना शुरू कर देते हैं। 1757 का प्लासी वार होता है, थोड़ा बहुत इनको मिलता है। उसके बाद 1764 में काया पलट दी जाती है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इनको मिल जाती है। और कुछ राजाओं के साथ इनके मतभेद के चलते जो हमारे प्रमुख शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब, इनसे थोड़ा सा विवाद हो जाता है, बंगाल हार जाते हैं। तो इस तरह की चीजें, घटनाएं घटती हैं। तो वो क्या चीजें हैं उनको भी हम थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। फिर 1858 जो सिपाही विद्रोह हुआ, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा जाता है ना, तो वहां से लेकर के लेते हुए फिर आएंगे कंपनी का शासन। भाई 1773 से 1858 के बीच सीधे सीधे कंपनी गवर्न होने लगती है। और जब कंपनी गवर्न करने लगती है तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, कुछ एक्ट आते हैं, चाहे 1773 का हो, 1781 का हो, 1784, 1793। ये एक्ट के जो प्रमुख खंड हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सम्राट का शासन 1858 के बाद जब शुरू होता है, महारानी का शासन शुरू हो जाता है और भारत की साम्राज्य घोषित हो जाती हैं। भारत उपनिवेश बन जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का। अब 1858 का पहला एक्ट आता है और फिर धीरे धीरे एक्टों की श्रृंखला चलती है जो जाती है कैबिनेट मिशन 1947 तक। ओके, तो वहां तक हम देखेंगे। तो वो ऐतिहासिक बैकग्राउंड हमें समझ में आना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन ऐतिहासिक बैकग्राउंड से पूछे जाते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा संविधान सभा होगा। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कैसे गठित हुई, भारत पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर संविधान निर्माण कैसे हुआ। भाई संविधान सभा का चलो गठन हो गया, पहली बैठक भी 9 दिसंबर 1946 को कर ली। उसके बाद संविधान का निर्माण का कार्य कैसे हुआ, कौन कौन सी वो कमेटियां थी जिन्होंने संविधान के लिए बड़ा ना काम किया, कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने संविधान को आकार दिया। BR अम्बेडकर का नाम इसमें सब प्रमुख रूप से आता है। तो वो सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद ये हमारा बेसिक हो जाएगा, ऐतिहासिक बैकग्राउंड, संविधान सभा और संविधान का निर्माण। उसके बाद जब हम संविधान शुरू करेंगे तो सबसे पहले प्रस्तावना और उद्देशिका की बात करेंगे, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने
13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। बाद में उद्देश्य या प्रस्तावना बन गया। इसके विषय में काफी सारे विवाद हुए, चाहे 1951 का हो, शंकरी प्रसाद मामला हो, या गोलकनाथ भारती मामला हो, या केशवानंद भारती मामला। तो उन विवादों के भी मिडिल में जाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे ये विवाद क्यों और कैसे हुए, बाद में निष्कर्ष क्या निकले। उसके बाद प्रस्तावना हो गई। अब प्रस्तावना होने के बाद फर्स्ट टर्म में आ जाएंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 1। आप सभी को पता है संविधान में वर्तमान में 465 से प्लस अनुच्छेद हैं, लगभग 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। कैसे बढ़े, कब बढ़े और क्या क्या बदला संविधान में, उस पर हम बात करेंगे। फिर सिटीजनशिप आ जाएगी। सिटीजनशिप रिलेटेड बहुत सारे एक्ट आए, उनके बारे में बात करेंगे और ये भाग दूसरा है हमारा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा फंडामेंटल राइट्स आ जाएगा। फंडामेंटल राइट्स से मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में, और इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स इज ए मोर इंपॉर्टेंट थिंग देन अदर। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स तो आपको पता ही होने चाहिए, भाग 3 में दिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, क्या इनकी विषय वस्तु है, वो हम सब कवर करेंगे और डिटेल में देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तक, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, ये राज्य के लिए एक निर्देश का काम करते हैं। जब लोक कल्याणकारी राज्य की बात आती है तो ये निर्देश काम आते हैं, इन पर कानून भी बनाती है केंद्र सरकार, राज्य सरकारें मिलकर के। ओके, तो ये 36 से 51 तक के दिए गए हैं। उसके बाद एक नया खंड 4 का जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और मूल कर्तव्य बन जाते हैं। हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 10 से 11 कब हुई, 10 कब आए, उनके बारे में हम। फिर संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, संघीय विधायिका, राज्य विधायिका। ओके, भाग 5 में हम कूद जाएंगे। संघीय कार्यपालिका में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये प्रमुख पद हैं और इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति क्यों जरूरी है, राष्ट्रपति की पावर्स, है ना, उसके विशेषाधिकार, इस तरह की चीजें, उपराष्ट्रपति, पीएम की नियुक्ति कौन करता है, चुनाव कैसे होता है, वो सारी चीजें, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। फिर राज्य कार्यपालिका लगभग सेम ही है। राष्ट्रपति की जगह पर राज्यपाल हो जाता है, प्रधानमंत्री की जगह पर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जगह पर राज्य मंत्रिपरिषद हो जाती है और महान्यायवादी जगह पर महाधिवक्ता हो जाता है। तो कुछ मूलभूत चीजें सेम है, कुछ बदलेंगी। उसके बाद संघीय विधायिका, यूनियन लेजिस्लेटर में देखेंगे संसद के बारे में, पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा 2 प्रमुख सदन हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है पार्लियामेंट में, है ना, वो भी समझने का प्रयास करेंगे। स्टेट लेजिस्लेटर, राज्य विधायिका में किसी में 2 सदन होते हैं। 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय लेजिस्लेटर है, विधायिका है राज्य की, और ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां सिंगल फेज में काम होता है। विधानमंडल इसको बोलते हैं, विधायिका विधानसभा होती है और विधान परिषद। उसके बाद स्थानीय स्वशासन बाद में भी रख सकते हैं, पहले न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनकी शक्तियां, प्राधिकार, कैसे नियुक्ति, कोलिजियम का विवाद क्या है, एनजेएसी एक्ट जो आया था उसके बारे में, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। निर्वाचन आयोग देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वित्त आयोग, है ना, और जितने भी संवैधानिक निकाय हैं उनके बारे में। इसके अलावा वैधानिक और विधिक निकाय, है ना, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसके कार्य और उसके जो कब नियुक्ति होती है, कौन नियुक्त करता है, कैसे नियुक्त होती है। उसके बाद यूपीएससी जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पीसीएस या स्टेट पीएससी जिसको बोलते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, राजभाषा, आपात उपबंध, अनुसूचियां, संविधान के भाग और महत्वपूर्ण संशोधन। लगभग 20 टॉपिक हैं। इन 20 टॉपिक को इतना पढ़ना है कि आपके 20 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएं। भाई एनसीईआरटी आप पढ़ ही रहे हो, एनसीईआरटी का हमारे 5:30 बजे का बैच चल रहा है, एनसीईआरटी का बैच कर ही रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं, एक दिन एनसीईआरटी की क्लास, एक दिन लक्ष्मीकांत की क्लास, दोनों चीजें होती जाएंगी। और ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको करना है आपको। जहां आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप हमारे टेलीग्राम से संपर्क कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। ओके,
तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। हमारा पहला जो हमारा ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, और वो क्या कहता है, हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो सबसे पहले एम लक्ष्मीकांत अगर हम देखते हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दो चीज़ें कॉमन है। पहला, जब भारत में 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। अब मूलतः ये व्यापारिक कंपनी होती थी, है ना, व्यापार करने के लिए आई थी भारत, पूर्व के देशों से व्यापार करने के उद्देश्य से इसका नियुक्त हुई थी। और महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के द्वारा इस कंपनी को थोड़े अधिकार दिए गए और व्यापार करने का विस्तृत अधिकार इसको पूर्व के देशों के साथ प्राप्त हो गया। तो एक तो ये बात हो जाती है। अब ये कंपनी जो है ना, कई लोगों से मिलकर के बनी थी। इसमें महारानी अंशधारक भी थी, अन्य लोग, यानी ये कंपनी एक प्रकार से मान लो एक ग्रुप था, और ग्रुप था इन्वेस्टर्स का, जो भारत के या पूर्व के देशों के साथ व्यापार करना चाहते। तो ये कंपनी 1600 के आसपास भारत आती है, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट करती है, फिर राजाओं से मिलना जुलना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे भारत की स्थितियां ऐसी बनती चली जाती हैं कि कंपनी व्यापार करने के साथ साथ उस पर भारत पर अधिकार करना स्टार्ट कर देती है। तो जो सबसे पहला जो भारतीय राजाओं के साथ संघर्ष होता है, प्रमुख संघर्ष, वो होता है 1900 याद आ रहा है। जो सबसे पहला संघर्ष करता है वो प्लासी के मैदान में होता है, 1757 वार ऑफ प्लासी या बैटल ऑफ प्लासी, पीयूपी। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें सब जग जाहिर है कि नहीं, जो बंगाल के नवाब होते हैं उनके सेना नायक वगैरह कुछ गद्दारी कर जाते हैं। कौन सा नाम था, मीर जाफर जैसे लोग, राजा की हत्या कर दी जाती है उनके पुत्र मीरन द्वारा। फिर धीरे धीरे अधिकार क्षेत्र बंगाल पे ब्रिटिश कंपनी का हो जाता है, फिर ब्रिटिश कंपनी यहाँ लूट घसूट स्टार्ट कर देती है। तो ये तो हम इतना पढ़ चुके हैं, है ना, इतिहास में भी ये कवर करते हैं। फिर सेकंड जो बड़ा युद्ध होता है वो 1764 का, जो काया पलटने वाला होता है, 1764 का बक्सर का युद्ध। अब बक्सर के युद्ध से डिसाइड हो जाता है कंपनी का अधिकार क्षेत्र कहां बढ़ा। तो कंपनी सीधे शासन नहीं करती है। देखो, दो बातें समझना, यहां द्वैत शासन पद्धति आती है। एक होते हैं राजस्व मामले, ठीक है, दूसरे होते हैं जो प्रशासनिक, है ना। तो कंपनी ने राजस्व मामले जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी तो अपने अंडर में कर ली, ठीक है। राजस्व वसूल करने लगी कंपनी। भाई दो संधियां हुई, इलाहाबाद की फर्स्ट संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इन दोनों संधियों के माध्यम से और बंगाल पर अधिकार के माध्यम से ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी तो प्राप्त कर लेती है। इसके अलावा ये प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती, वो राजा को दे देती है। तो राजा के पास पैसा तो है नहीं, लेकिन उनके पास प्रशासनिक शक्ति है, लेकिन वो प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग स्वयं कर नहीं पा रहे हैं। तो एक तो ये बात हो जाती है, द्वैत शासन की शुरुआत होती है 1766 बंगाल पे, जैसे ही कंपनी युद्ध जीतती है। तो एक बात यहाँ हो जाती है। फिर धीरे धीरे कंपनी कई प्रकार की नीतियां लाती है। उन नीतियों के माध्यम से कहीं स्थायी बंदोबस्त, कहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था, कहीं महलवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट कर देती है। ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूल करने लगती है, व्यापार में अपना दमखम बढ़ाती है। भारतीय दस्तकार, शिल्पकार, इनको सब धीरे धीरे बाहर करने लगती है ना। तो धीरे धीरे जो इकोनॉमिक डिक्लाइन होता है भारत का, है ना, वो स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, कंपनी को पहले जब 1600 में आई तो उससे चांदी वगैरह लानी पड़ती थी व्यापार करने के लिए पूर्व के देशों के साथ। लेकिन जैसे ही 1757 और 1764 हुआ, उसके बाद कंपनी के हाथ में पैसा बहुत आ गया, बंगाल का खजाना उसके हाथ में आ गया। दूसरा, राजस्व वसूल करने का काम वो करने लगी। तो जब ये सारी चीजें करने लगी तो उसको अब चांदी लाने की जरूरत नहीं थी, वो भारत के माल को लूट घसोट कर रही थी। इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था, ठीक है, कि कंपनी भारत से धन ले जा रही है। अब देखो कैसे धन निकलता था। मान लिया कच्चा माल कंपनी को खरीदना है, तो कच्चा माल कैसे, बंगाल से पैसा लेगी या जो राजस्व होगा बंगाल से उससे कच्चा माल खरीदेगी। अब खरीद लिया, अब ये उसी पैसे से ब्रिटेन भेज दिया। अब ब्रिटेन में क्या होगा, ब्रिटेन में ये माल बनेगा। अब मान लिया यहाँ से कपास गया तो शर्ट बन के वहां से आया। अब शर्ट क्या करेंगे, ये व्यापारी शर्ट ब्रिटेन की कंपनियों से खरीदेंगे। अब खरीदेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, वो भी बंगाल के खजाने से जाएगा। उसके बाद भारत में बेचेंगे, भारत को बना दिया बाजार।
अब जब बेचेंगे तो सीधी सी बात, जो आय होगी वो कहाँ भेजेंगे, वो वापस ब्रिटेन भेज देंगे। तो चौतरफा ये ब्रिटेन को लूट रहे थे। तो एक तो ये बात हो गई, ये धर बहिर्गमन के सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी ने दिया उसमें क्लियरली उन्होंने मेंशन किया कि चौतरफा। ओके, तो यहां तक क्या हुआ, धन बहिर्गमन का सिद्धांत आया तो कम से कम चीजें क्लियर होने लगी, वरना उसके पहले तो क्लियर ही नहीं होता था। दूसरी बात, अगर हम इसको यानी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को दो मोटे उसमें देखें, तो पहला तो वो हो गया जहां पर आपको समझ में आया कि नहीं, हाँ प्लासी हुआ, बक्सर हुआ, 1857 हुआ, लेकिन प्लासी के बाद से चीजें बदली। ठीक है, तो कंपनी का जो शासन रहा, कंपनी का शासन यानी पूरे कालखंड को 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1773 से लेकर के 1858 तक ये कंपनी का शासन रहा। उसके बाद 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है, और 1858 में जब एक नया एक्ट आता है तो वहां से शुरू हो जाता है सम्राट का शासन, सम्राट का शासन। और ये चलता है 1858 से लेकर के 1947 तक, यानी 15 अगस्त 1947, जब तक हम आजाद नहीं होते हैं, है ना। तो इन्हीं दो कालखंडों के बीच का हमें पता करना है कि वो कौन सी ऐसी चीजें थी जो आज भी हमारे संविधान में एज इट इज प्रयोग की जा रही हैं। जैसे हम लोग 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ते हैं और जानते हैं कि भारतीय संविधान में लगभग 70% चीजें वहीं से ली गई हैं। अब बाकी सारी चीजें कैसे क्या हुई, क्या डेवलपमेंट हुए, भारतीयों पर क्या दिक्कतें आई, वो सारी चीजें हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी के शासन को देखते हैं। कंपनी का शासन स्टार्ट होता है और 1773 का पहला एक्ट आता है, एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट इसको बोलते हैं। कंपनी की गतिविधियों को, यानी इसका जो महत्व है ना, अत्यंत संवैधानिक महत्व है इसका। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने के लिए, विनियमित करने के लिए, नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार की पहल हुई। भाई 1858 के पहले भाई चीजें बदलने लगी थी ना, यूरोप में भी चीजें बदलने लगी थी, औद्योगिक क्रांति संपन्न हो गई, सफल हो गई। तो वहां दो तीन वर्ग बन गए। एक तो वो जो कंपनी के पदाधिकारी जो भारत में काम कर रहे थे, ये बढ़िया अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे और वहां जाके अच्छी जीवन गुजर बसर कर रहे थे। एक वो था ब्रिटेन का हिस्सा जहां पर अभी भी गरीबी थी, भुखमरी थी, काफी सारी चीजें बुरी अवस्था में थी। तो चीजें ब्रिटिश संसद पर दबाव पड़ने लगा कि कंपनी को जो इतनी ज्यादा पावर दे रखी है उसको कम किया जाए। उसी के चक्कर में कंपनी के कार्यों को नियमित और अधिनियमित करने के लिए पहला एक्ट आ गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा यह पहला कदम था। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई और इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई भारत में। तो तीन प्रमुख बातें हैं। सबसे पहला तो यही है कि ब्रिटिश संसद द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया कंपनी के लिए पहला कदम था, उसके कार्यों को नियमित करने के लिए, अधिनियमित करने के लिए। दूसरा, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों पर उसकी पावर बढ़ा दी गई, कार्यों को मान्यता मिल गई। कंपनी जो भी भारत में कार्य करेगी, ब्रिटिश संसद का मुख्य समर्थन उसको हो गई होगा। ये बात समझ में आ गई। तीसरी बात जो निकल करके आई, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, भारत में कंपनी प्रमुख बन गई। ठीक है, बंगाल का गवर्नर बना दिया गया, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स को। अभी तक क्या था, अलग अलग गवर्नर जनरल थे, अलग अलग पावर थी। अब एक पदनाम दे दिया गया बंगाल के गवर्नर को, गवर्नर जनरल बना दिया गया और 4 सदस्यीय निकाय बना दिया गया, गवर्निंग काउंसिल, जो गवर्नर जनरल की मदद करेगा। और ऐसा पहला वारेन हेस्टिंग्स था। उसके बाद मद्रास, बंबई के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर। ठीक है भाई, 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल था, बंबई था और मद्रास था। अब जब वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, तो ये दोनों जो प्रेसिडेंसियां बची, इनके गवर्नर जनरल किसके, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन चले गए। ठीक है, अब पहले अलग अलग थे। 1974 में एक और डेवलपमेंट हुआ, 1774 में कलकत्ता में, यानी कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और 1+2 लोगों से मिलकर के बना। एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक है, तो 1773 में इस एक्ट के माध्यम से क्या बना दिया गया,
एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। अंतिम अपीली न्यायालय अभी भी ब्रिटेन में महारानी ही है। कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया वो भी कंपनी के कार्यों के संबंध में ही काम करेगा ज्यादातर, है ना। तो ये हो गया। दूसरा, उपहार और रिश्वत लेना। कंपनी कर्मचारी जो अभी उपहार लेते थे भारतीयों से, रिश्वत लेते थे, उसको बंद कर दिया गया। ठीक है। और कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, कंपनी की एक गवर्निंग बॉडी होती है जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, उनका नियंत्रण कंपनी पर सख्त हो गया। अब कंपनी इधर उधर नहीं जा सकती। तो 1773 के माध्यम से ये हुआ। फिर 1781 में एक बंदोबस्त कानून आया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1781 कहते हैं। और गवर्नर जनरल, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया गया गवर्नर जनरल को। तो ये चीजें बनी। कोलकाता के सभी न्यासियों को सुप्रीम कोर्ट के अधीन लाया गया। गवर्नर इन चीफ सर्वोच्च न्यायालय हो गया और प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ काउंसिल बना दिया गया नियम एवं। फिर उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। ठीक है। पहले एक विलियम पिट थे वहां के प्रधानमंत्री, उन्हीं के नाम से आया था। अब इसने राजनीतिक और वाणिज्यिक कंपनी, देखो दो तरह के काम करती थी। अभी ऊपर जब 1773 के एक्ट में पढ़ा तो उसमें दो चीजें पढ़ी, प्रशासनिक और राजनीतिक। 1773 के एक्ट में इन दोनों कार्यों को छूट दे दी गई थी कि कंपनी दोनों चीजों को अपने हिसाब से देखे। लेकिन 1784 के एक्ट में राजनीतिक कार्य अलग हो गए, प्रशासनिक कार्य अलग हो गए। ठीक है। निदेशक मंडल को कंपनी का व्यापारिक कार्य दे दिया गया। ठीक है। और उसको व्यापार के अधीक्षण की अनुमति दे दी गई। लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। कुछ लोगों का एक समूह जो राजनीतिक मामलों को देखेगा उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया। और कंपनी का जो नियंत्रण बोर्ड था या निदेशक मंडल, वो कंपनी के कार्यों का अधीक्षण करता था, उसके प्रशासनिक मामलों को देखा था। तो यहीं से माना जाता है द्वैध शासन की व्यवस्था भी शुरुआत हो गई। ठीक है। अब नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण कर सकता था। ओके, इतनी ज्यादा पावर बढ़ा दी गई। उसके बाद एक चार्टर एक्ट आता है। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा नहीं है, बस दो चीजें याद रखना। पहला 1773 एक्ट में दो प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन बना दिया गया। 1773 में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना वो वारेन हेस्टिंग्स था। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, एलिजा एम्पे उसके मुख्य न्यायाधीश बने। उसके अलावा जो चीजें बदली वो कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को नियंत्रण बढ़ा दिया गया। एक काउंसिल बना दी गई जो कार्यों को देखरेख करती थी। अब कंपनी अपने हिसाब से सत्ता का दुरुपयोग भारत में कर सकती थी, वाणिज्यिक मामलों को फैला सकती थी, राजनीति में दखल दे सकती थी। ठीक है। 1781 में कुछ चेंजेस आए, है ना। और वो चेंजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कंपनी के लिए तो इंपॉर्टेंट थे, इनके लिए, भारत के लिए नहीं। फिर 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट में क्लियरली मेंशन कर दिया कि जो निदेशक मंडल होगा वो कंपनी के वाणिज्यिक और प्रशासनिक मामलों को देखेगा। भाई अब दिक्कतें ज्यादा होने लगी थी तो प्रशासनिक मामलों का नियंत्रण दे दिया गया वो निदेशक मंडल को, और बोर्ड ऑफ काउंसिल बना दी गई राजनीतिक मामलों को देखरेख करने के लिए। तो ये दो प्रमुख निकाय बन गए, है ना। और ये 1858 तक चलेंगे। पहला जो निदेशक मंडल के अधीन काम करेगा और दूसरा जो बोर्ड ऑफ काउंसिल होगा। ठीक है। फिर एक 1786 में थोड़ा सा चेंज आया जब कार्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो उसने दो शर्तें रखी गवर्नर जनरल बनने के लिए। पहला, उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अभिभावी करने या न मानने का अधिकार हो। सबसे पहले देखो, जब ये कार्नवालिस आया ना, लॉर्ड कार्नवालिस, तो इसने दो बातें कही और ये नियम जो बदला वो 1786 में आया। इसने कार्नवालिस ने क्या कहा कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमको नियंत्रण बोर्ड का या काउंसिल का निर्णय नहीं मानना है तो मैं नहीं मानूंगा। तो उसके लिए अलाउ कर दिया गया ब्रिटिश संसद द्वारा कि ठीक है आप कर सकते हैं। दूसरा, उसे सेनापति और कमांडर इन चीफ का भी पद चाहिए था। तो 1786 के एक्ट में थोड़ा सा ये परिवर्तन किया गया। फिर आता है 1813 का एक्ट जो प्रमुख अधिनियम थे। यहीं से 1813 के अधिनियम के बाद यहीं से चीजें आपको बहुत ज्यादा समझनी है और ध्यान रखना है। सबसे बड़ा जो एक्ट था, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, भारत में कंपनी के एक व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। अब एकाधिकार क्या होता है भाई,
जो मोनोपोली थी कंपनी की भारत में व्यापार करने की, उसको समाप्त कर दिया गया था। अभी तक क्या होता था ब्रिटिश में, भाई ब्रिटेन में कोई ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी तो थी नहीं, होगी नहीं, बहुत सारी कंपनियां होंगी, लेकिन भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला हुआ था, है ना। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने अधिकारी काम करने वाले लोग हैं, ये अच्छा मोटा पैसा कमा रहे थे और ब्रिटेन में जाकर के अच्छा गुजर बसर भी कर रहे थे, तो वहां के लोकल जो रहवासी थे उनको बुरा लगने लगा। उन्होंने ब्रिटिश संसद पर दबाव बनाया, विरोध करना शुरू किया। तो ब्रिटिश संसद ने कानून के माध्यम से क्या किया कि जो एकाधिकार था, है ना, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटेन की अन्य कंपनियां या अन्य लोग भी भारत के साथ सीधे व्यापार कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई, है ना। तो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त 1813 के अधिनियम के माध्यम से। दूसरा, कंपनी, भाई कानून ने जो कंपनी शासित क्षेत्र थे भारत के, कुछ ऐसे एरिया थे जो कंपनी के सीधे अंडर में आते थे, जहां कंपनी सीधे राज कर रही थी, जो छल बल से जीत लिए गए थे या अपने अधीन कर लिए गए थे, उन इलाकों पर ब्रिटिश राजा की प्रभुता को प्रकट और स्थापित किया गया। ठीक है, वो सारे सब ब्रिटिश राजा के अधीन क्षेत्र कहलाए जाने लगे। पहला कि वो कंपनी के अधीन क्षेत्र नहीं है, वो सब ब्रिटिश के राजा के अधीन क्षेत्र हो गए। 1813 के एक्ट में ये हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा काम हुआ, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन होता है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। ठीक है, अब ये देखो सीधी सी बात है, ये क्या कहेंगे कि भाई जाओ भारत के लोगों को प्रबुद्ध बनाओ, है ना, इंटेलेक्चुअल बनाओ। भारत के लोग तो पहले भी इंटेलेक्चुअल थे, आप प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक देख लो। ऐसा थोड़ी ब्रिटेन आने के बाद ही हम इंटेलेक्चुअल हुए। तो सब दूसरा एकाधिकार समाप्त हुआ। दूसरी बात क्या हुई, ईसाई मिशनरीज को क्या दिया गया, आजाद कर दिया गया कि जाओ भारत में धर्म प्रचार करो, धर्म का प्रचार करो, और एक ऐसा वर्ग तैयार करो जो देखने सुनने में तो भारतीय हो, लेकिन काम के हिसाब से वो क्या हो, वो सिर्फ ब्रिटिश का समर्थन करने वाला हो, ईसाई वर्ग हो। ठीक है, तो दूसरा काम एक होने लगा। तीसरा काम, इस कानून के जरिए क्या हुआ, ब्रिटिश इलाकों में बासिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई। अब वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ाया लिखाया जाने लगा, उसका प्रोपोगंडा फैलाया जाने लगा। स्थानीय सरकारों के व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया कि जो स्थानीय सरकारें हैं भारत की, जो लोकल गवर्नेंस है, वो कर लगा सकती हैं, और अगर कर का भुगतान नहीं करती तो दंड की व्यवस्था कर दी गई। तो 3-4 प्रमुख चीजें हुई। उसमें आपको व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, ईसाई मिशनरीज को धर्म प्रचार की अनुमति, है ना। लेकिन एकाधिकार समाप्त करने के अलावा 2 चीजों पर कंपनी का अभी भी एकाधिकार था। पहला चीन के व्यापार पर, और दूसरा चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार था। ये 1833 के एक्ट के माध्यम से समाप्त होता है। तो याद रहेगा, व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का समाप्त 1813, चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। 1833 में जाकर के ये सारी चीजें खत्म हो गई, सारे ब्रिटिश लोगों के लिए भारत खुल गया। ईसाई मिशनरियों को क्या कर दिया गया, भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई कि जाओ भैया धर्म प्रचार करो। ब्रिटिश शासित क्षेत्र, कंपनी शासित क्षेत्रों को ब्रिटिश शासित या ब्रिटिश महारानी शासित क्षेत्रों कहा जाने लगा, है ना। पहला मैप प्रकाशित कर दिया गया। उसके बाद जो तीसरा जो प्रमुख एक्ट आया, उसका नाम था 1833 का अधिनियम। तो 13 वाला बहुत याद रखना, 33 वाला याद रखना। 33 के अधिनियम में क्या थी, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 के माध्यम से वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया, और मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को उसके अधीन कर दिया गया। लेकिन 1833 में एक और चेंज हुआ, पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, पूर्ण रूप से एकाधिकार समाप्त, चाय पर भी और चीन पर, है ना। उसके पहले भारतीय व्यापार पर, कपड़ों के व्यापार पर तो एकाधिकार समाप्त ही हो गया था। अब क्या हुआ, पूर्ण एकाधिकार समाप्त। दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात ये हुई कि बंगाल का जो गवर्नर था वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, भारत का गवर्नर क्या बन गया, सॉरी बंगाल का गवर्नर क्या बन गया, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, ये हो गया। और उसमें नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित कर दी गई, सबसे बड़ी पावर दे दी गई।
और लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये क्या हुआ, ये प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति था। ठीक, तो भारत, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र इसके अधीन, सैन्य मामले दे दिए गए, नागरिक यानी सिविल मामले और सैन्य मामले दोनों दे दिए गए। ओके, और ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर इसका पूर्ण नियंत्रण हो गया। दो बातें, तीन बातें हो गई। उसका मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका की शक्ति से वंचित कर दिया गया। अब कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को दे दिया गया। ठीक है, भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए और इसके अंतर्गत बनाए गए पहले कानूनों को नियामक कानून कहा गया। और नए कानून के, इसके पहले जो कानून बने होंगे नियामक कानून थे, अब वाले कानून को एक्ट या अधिनियम कहा जाने लगा। ठीक, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक निकाय के रूप में गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब उसे एक विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, क्योंकि अब पूरा ख्याल आ गया था कि नहीं, हम इनको, भारत को अपने अंडर में कर लेंगे। तो दूसरा काम क्या हुआ, व्यापारिक कंपनी अब सीधे प्रशासनिक कंपनी बन गई और कंपनी के अधिकार वाले ब्रिटिश राजशाही क्षेत्र पर कंपनी का सीधा क्या हो गया, कब्जा हो गया। 1833 में क्या हुआ, सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगी परीक्षा ब्रिटेन में आयोजित की जाने लगी और कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय के रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, ये कहा गया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जब बड़ा विरोध किया कि भारतीयों को बड़े बड़े पदों पर शामिल मत करो, है ना, विरोध किया, तो इस एक्ट के माध्यम से ये प्रावधान को हटा लिया गया कि भारतीयों को किसी पद के लिए अवैध नहीं किया जाएगा, भारतीयों को सिविल सर्विसेज के लिए अवैध कर दिया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 33 के एक्ट में क्या क्या चीजें बदली, पहला, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, राजनीतिक शक्ति दे दी गई ब्रिटिश कंपनी को, है ना। अब कंपनी व्यापारिक काम न देख करके प्रशासनिक काम देखेगी, यानी भारत को गवर्न करना स्टार्ट करेगी। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ब्रिटिश अधीन क्षेत्र को क्या किया गया, संपूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के निहित कर दिया गया और गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार के निर्देशों के अनुसार काम करने लगा। मद्रास और बंबई से विधायिकाई शक्ति सारी छीन ली गई और केंद्रीय विधायिका को दे दी गई, असीमित शक्ति दे दी गई। इसके पहले जो कानून बनते थे उन्हें नियामक कानून कहा जाता था, बाद में बनने वाले कानूनों को एक्ट कहा जाने लगा। ठीक है, अब कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र को ब्रिटिश राजशाही के अधीन कर दिया गया, ब्रिटिश राजशाही वाले क्षेत्र कहे जाने लगे। इसी अधिनियम के माध्यम से 1833 में सिविल सेवकों की भर्ती की बात की गई और भारतीयों के लिए सभी पदों पर आना आसान कर दिया गया। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण ये चीजें रोक दी गई और इस अधिनियम को वापस ले लिया गया। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो ये हो गया पहली चीज। दूसरी बात, फिर आता है 1853 का अधिनियम। ये अंतिम था अपनी सीरीज में। इसके बाद कंपनी का काम खत्म और ब्रिटिश सरकार का काम शुरू। ये महत्वपूर्ण शब्द था 1793 से लेकर के 1853 के बीच का, जो ब्रिटिश संसद ने कानून पारित करे थे। यानी 3 कानून प्रमुख थे। अब संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया कि विधान बनाने का काम कोई और करेगा और प्रशासनिक काम आप संभालेंगे। ये हुआ। परिषद में 6 नए पार्षद जोड़ दिए गए और इन्हें विधानसभा पार्षद कहा जाने लगा। दूसरे शब्दों में गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया जो कानून बनाएगी। ठीक है, कानून बनाने के लिए एक संस्था बना दी गई जो गवर्नर जनरल के अनुसार काम करेगी। लेकिन वीटो का अधिकार किसको दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, उसके बाद 6 सदस्यों के लिए बताया गया कि नहीं, इनको चुना जाएगा। कहाँ से चुना जाएगा इसके लिए कोई बात नहीं की गई। यही क्या हो गई, मिनी संसद के रूप में काम करने लगी। सिविल सेवकों की भर्ती है तो भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने लगा। भारतीयों के लिए भी पदों को खोल दिया गया। 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का गठन किया गया। 1853 के एक्ट में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। ठीक है, एक तो खुली सिविल सेवकों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। मैकाले समिति का गठन 1854 में कर दिया गया। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हुई। प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ किया गया, यानी भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और 4 नए सदस्यों का चुनाव किया गया, बंगाल से, मद्रास से, बंबई से और आगरा से। ठीक है, ये 1853 का था। उसके बाद यहां पर कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। कंपनी का शासन
समाप्त हो जाता है। अब किसका होगा? अब ताज का शासन शुरू होगा, क्योंकि ये उस टाइम था जहां पर इतना ज़्यादा विरोध हो गया था कंपनी का कि ताज ने सब कुछ 1858 से लेकर के 1947 यानी 90 साल के लिए ब्रिटिश के अधीन चला गया। 90 ईयर्स, 1947 तक ब्रिटिश के अधीन ही रहा। अब आएंगे भारत सरकार के अधिनियम। पहला जो अधिनियम आया 1858 में, वो भारत शासन अधिनियम था। भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब इसके माध्यम से क्या किया गया भाई? विद्रोह हुआ, है ना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम समाप्त, गवर्नर जनरल पद नाम समाप्त कर दिया गया, बन गया वायसराय। क्या बन गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब बदल गए। अब बन गया वायसराय। कंपनी के अधीन सारे क्षेत्रों को निकाल करके सब किसके अधीन चले गए? ब्रिटिश क्षेत्र के अधीन चले गए। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बनते हैं, है ना। और भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड जो थे उनको समाप्त कर दिया गया और एक नए पद का गठन किया गया। नया पद क्या होता था? भारत राज्य सचिव का पद गठित किया गया। और राज्य सचिव का पद ये ब्रिटिश संसद का एक सदस्य होता था जो भारतीय मामलों को देखता था। ठीक है, ये ब्रिटिश कैबिनेट सचिव पद के योग्य व्यक्ति होता था या ब्रिटिश संसद का व्यक्ति होता था। ये क्या देखता था? भारत के मामलों को देखता था। इसे भारत राज्य सचिव बना दिया गया और वायसराय को इसी के अधीन कर दिया गया कि वायसराय सीधे इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, अब भारत सचिव की सहायता के लिए क्या हुआ? 15 सदस्यीय एक पैनल बना दिया गया। वो सहायता देगा और सलाहकार परिषद के रूप में काम करेगा। अध्यक्ष बन गया वो। भारत, इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया था, जो एक निगमित निकाय थी जिसे भारत इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। ओके, 1858 में कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जो सिर्फ ब्रिटिश हित के लिए, भारतीय हितों के लिए नहीं, प्रशासनिक मशीनरी के लिए सुधार के उद्देश्य से 1858 का लाया गया था। उसके बाद भारत सरकार का अधीक्षण, उसका नियंत्रण हो सकता था, है ना, इस एक्ट के माध्यम से। और विशेष कोई परिवर्तन नहीं किया गया, शासन प्रणाली उसी तरह चलती गई। फिर 1861 का परिषद अधिनियम आ जाता था। यहाँ पर पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई। पोर्टफोलियो मतलब मिनिस्ट्रियल सिस्टम की शुरुआत हो जाती है। अब परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को यानी 15 सदस्यीय जो परिषद थी, उसके अलावा एक काउंसिल थी। उसमें क्या किया गया? गैर सरकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया। इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिवाकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया पहली बार। किस एक्ट के माध्यम से? 1861 के एक्ट के माध्यम से बनारस के महाराज, पटियाला के नवाब और सर दिनकर राव को क्या किया गया? नॉमिनेट किया गया, इनको लाया गया। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों की शक्तियों को पुनः वापस कर दिया गया, जो कि एक एक्ट के माध्यम से छीनी गई थी, है ना। अब उसके बाद चार्टर, मतलब अब आंतरिक स्वायत्ता कह सकते हो, विधायक की आंतरिक सत्ता अभी हासिल नहीं हुई, 37 में जाकर हासिल हुई। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब में क्रमशः 1862, 66 और 97 में विधान परिषदों का गठन किया गया। ठीक है, और वायस अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 के अधिनियम के माध्यम से दे दिया गया। फिर देखो 1885 में कांग्रेस का गठन होता है। तो कांग्रेस का नरम दलीय घड़ा होता है। नरम दलीय घड़ा ये कुछ डिमांड करता है। इनकी डिमांडों को 1892 के अधिनियम के माध्यम से समझा जा सकता है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। जैसे वर्तमान में लोकसभा, राज्यसभा चलती है, उसी तरह केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें होती थी। उसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन बहुमत किसका रखा गया? सरकारी सदस्यों का ही रखा गया। अब परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बोलने, बहस करने और कार्यपालिका में प्रश्नों के लिए अधिग्रहित कर दिया गया। लेकिन क्या बोलते हैं, एक प्रश्न होता है, ठीक है, पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई। बजट पर कोई भी उनका प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है, विरोध कर सकते हो, वो भी ठीक है। लेकिन समस्या ये आई ना कि इस अधिनियम के माध्यम में चुनावी शब्द का प्रयोग किया। हालांकि प्रत्यक्ष चुनाव की बात नहीं हुई, लेकिन चुनाव के शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों
पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त किया जाने लगा केंद्रीय विधान परिषद में, और प्रश्नों पर बहस करने, ये तो बजट वाला हो ही गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, देखो चुनाव शब्द का तो प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन चुनाव शब्द की बात थी गई, हालांकि इनडायरेक्ट रूप से चुनाव इनको नियुक्त किया जाने लगा, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग इस अधिनियम में कहीं नहीं किया गया। गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की बात करी गई थी, चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। फिर आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है आपका, जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से आपके और इम्पोर्टेंट फेज शुरू हो जाते हैं। 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मिंटो है एक्ट। ठीक है, अब लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत सचिव था, लॉर्ड मार्ले, और मिंटो वायसराय था भारत का। ठीक है, अब यहीं से क्या हुआ, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया। पहली बात तो 16 से संख्या क्या कर दी गई, अभी तक 16 संख्या थी, अब कर दी गई 60। 16 से संख्या कितनी कर दी गई, 60 कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या समान नहीं थी, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग थी। दोनों स्तरों पर विधान परिषदों को कार्यों का दायरा बढ़ा दिया गया। उसके बाद अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प रखना अनिवार्य कर दिया गया कि भाई इस एक्ट के माध्यम से आप अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हो, क्योंकि 1892 में जो एक्ट आया था उसमें प्रश्न पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, अनुपूरक नहीं पूछते थे। प्रश्नों की 2 कैटेगरी होती है, पूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न। अनुपूरक प्रश्न पूरक प्रश्न का आगे का भाग होता है, तो अनुपूरक नहीं पूछ सकते थे। 1909 के माध्यम से क्या किया गया कि आप बजट पर संकल्प भी रख सकते हो और अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हो। थोड़ा सा व्यवस्था बदली, लेकिन एक चीज जो सबसे गलत हुआ, मुसलमानों के लिए ये अलग निर्वाचिका दे दी गई, अलग निर्वाचिका दे दी गई कि मुसलमानों को वोट सिर्फ मुसलमान ही करेगा। ठीक है, इस अधिनियम के में एक चीज और चेंज हुई, भारतीय को वायसराय और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया। वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वायसराय की गवर्निंग काउंसिल और कार्यकारी परिषद में जिसको नियुक्त किया गया था, प्रथम भारतीय सत्येंद्र सिन्हा थे। विधि सदस्य इनको बनाया गया। उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हो गई। अब यहीं से संप्रदायवाद, मुसलमान और हिंदुओं के बीच में चीजें गड़बड़ करने लगी। दूसरी बात, एक और चीज हुई, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन कर दिया गया। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, चीजें गड़बड़ करने लगी कांग्रेस के साथ। 1905 में, उसके पहले बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तो इन 4-5 सालों में स्वदेशी मूवमेंट भी चला। तो इन 4-5 सालों में बहुत सारी चीजें बदली और बहुत सारे नए नए नेता आए, नरम दल और गरम दल में फूट पड़ गई, है ना। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, बंगाल को अलग कर दिया गया। ये व्यवस्था चलती रहे। उसी बीच में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका भी दे दी गई। यानी अब ब्रिटिश सरकार के लोग या ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे मुस्लिमों का ज़्यादा संरक्षण करने लगे। यहीं से दिक्कतें शुरू हुई, है ना। 16 से सदस्य संख्या 60 हो गई। अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर संकल्प रखने के लिए लोगों को मोटिवेट किया गया। केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय सदस्य थे। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो भारत का उस समय वायसराय था और लॉर्ड मार्ले क्या था, भारत राज्य सचिव था। और इसने प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों, जमींदारों के लिए अलग अलग से प्रावधान कर दिए गए। चीजों के लिए बहुत सारी चीजें अलग कर दी गई। ठीक है, उसके बाद आता है इसी के आगे भारत में चीजें बदलती हैं। महात्मा गांधी का 1915 में पदार्पण होता है ना। 1918 में रोलेट, 1919 में रोलेट एक्ट आता है। उसी के साथ 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, एक्ट आ गया। अब इसके माध्यम से सांप्रदायिक निर्वाचन को और थोड़ा और लोगों के लिए बढ़ा दिया गया और इसका उद्देश्य उत्तरदायित्व शासन की जिम्मेदारी देना था, लेकिन उत्तरदायित्व की बात कभी की नहीं गई। मॉन्टेग्यू भारत राज्य सचिव था और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ठीक है, अब क्या हुआ, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1909 के एक्ट में चीजें बदली। 1919 में क्या किया गया,
द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई फिर से। अब राज्यों के मामले अलग कर दिए गए और केंद्र के मामले अलग कर दिए गए। केंद्रीय ढांचा एकात्मक बना दिया गया, केंद्रीय परिषद के अधीन कर दिया गया। विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। अब आरक्षित और कुछ विषय अवशिष्ट सूची में डाल दिए गए, यानी यह सूची थी विषयों की। हस्तांतरित विषयों में क्या किया गया, गवर्नर जनरल का शासन होता था। आरक्षित विषयों में इनको भी दे दिया गया, राज्यों को दे दिया गया, केंद्रीय परिषद को दे दिया गया। लेकिन जहां पर गवर्नर वायसराय क्या करता था, वीटो भी कर सकता था। अवशिष्ट विषय केंद्रीय यानी गवर्नर वायसराय के अंडर में थे। यहीं से दोहरी व्यवस्था, यानी विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी कोई नहीं है और कार्यपालिका, गवर्नर की कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन कर रहे हो, लेकिन आरक्षित और हस्तांतरित में बांट करके चीजें और बिगाड़ दी। दूसरा, यहीं से डाक आर्की यानी द्वैध शासन की शुरुआत होती है। यह व्यवस्था बहुत हद तक असफल रही, बाद में इसको हटा दिया गया। और इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत करी। राज्यसभा लोकसभा का गठन किया गया पहली बार, ठीक है। 1919 के एक्ट के माध्यम से वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़ करके बाकी 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। सांप्रदायिक आधार पर, मैंने बताया ना, सांप्रदायिक निर्वाचिका को बढ़ाया गया। सिखों के लिए कर दिया गया, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीयों के लिए, यूरोपियों के लिए किया गया। संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया, ठीक है। कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और भारत सचिव द्वारा किए जाए कुछ कार्यों को किसको, उच्चायुक्त को सौंप दिया गया। 1926 में इसी एक्ट के बाद 1926 में ली आयोग का गठन किया गया, है ना, और 1923-24 में गठन किया गया था। इसने 1926 में अपनी चीजें दी और केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया पहली बार। उसके बाद केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। तो ये याद रखना, किस एक्ट के माध्यम से केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। विधानसभाओं को अपना बजट प्रस्तुत करने, अपना बजट बनाने का अधिकार दे दिया गया। इसके अंतर्गत वैधानिक आयोग का गठन कर दिया गया, जो 10 वर्ष बाद जांच करेगा। और यही वो आयोग था जो 1927 में गठित किया गया था। इसको श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यही बाद में क्या हुआ, इसका विरोध किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। तो 1919 में ये डेवलपमेंट हुए। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1935 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आता है। इसके कुछ भाग 1937 तक लागू किए जाते हैं, लेकिन चीजें बदल जाती हैं, है ना। तो अब क्या हुआ, निर्धारित समय सीमा से 1927 में, यानी 3 साल पहले क्या किया गया, एक श्वेत कमीशन गठित कर दिया गया, ठीक है, साइमन कमीशन की अध्यक्षता में। इसको साइमन कमीशन क्यों गठित किया जाना था, क्योंकि इसको बताना था कि आगे भारतीयों पर शासन कैसे करना है, क्या भारतीयों को सत्ता में भागीदारी देनी है अथवा नहीं। और इसका विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। जगह जगह हड़तालें आयोजित की गई, काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगाए दे गए। वहीं पर साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पंजाब में लाला लाजपत राय को मौत के घाट उतार दिया गया, लाठियों से उनको कुचल दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो ये घटनाक्रम हुआ। फिर इसके बाद साइमन कमीशन चला गया, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। फिर गोल में सम्मेलन हुआ। उधर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन मूवमेंट गांधी जी शुरू कर चुके थे, दांडी मार्च के नाम से शुरू हुआ और सविनय अवज्ञा में तब्दील हो गया। फिर उसमें इरविन और गांधी के बीच समझौता हुआ, गोल में सम्मेलन हो ही रहा था। 3 गोल में सम्मेलन हुए, जहां पर भारत के लिए क्या क्या किया जाना है और आगे क्या होगा उसके संबंध में निर्णय लेना था। गोल में सम्मेलन संपन्न हुए और ठीक है, जैसे ही वो गोल में सम्मेलन समाप्त हुए, एक श्वेत पत्र जारी कर दिया गया, ठीक है, संवैधानिक सुधारों का एक श्वेत पत्र जारी किया गया। अब श्वेत पत्र के माध्यम से ही ये 1935 का अधिनियम बना दिया गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी, श्वेत पत्र ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को दे दिया गया, ब्रिटिश ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। उसके बाद चीजें बदली, 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। थोड़ा सा और देखें तो उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इन्होंने क्या किया कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए अलग से निर्वाचिका की बात कर दी। और जब अलग से निर्वाचिका की बात कर दी तो यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर भाई SC और ST हरिजन उत्थान के लिए सहायक ही थे, बड़ा कार्य कर रहे थे।
तो रैमजे मैकडोनाल्ड के विचारों से क्रोधित होकर महात्मा गांधी ने पूना में हड़ताल का आयोजन कर दिया। जब हड़ताल का आयोजन कर दिया गया तो भाई किसी अलग निर्वाचिका दे दोगे, हिंदू धर्म को बांटने का प्रयास करोगे, तो इससे क्या हुआ, चीजें बदल गई। और यरवदा जेल में पुणे में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया, लंबे समय तक किया। उसके बाद उनकी स्वास्थ्य गिरने लगा तो कई लोगों ने मिलकर के संयुक्त निर्वाचन या संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया। डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य एक पंचाट हुआ जिसे पूना पंचाट के नाम से जाना जाता है। पूना पंचाट में हिंदुओं को संयुक्त रखा गया। 1935 का फिर अधिनियम आता है और इसका उद्देश्य अखिल भारतीय संघ की स्थापना होता है, जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अब इनमें विषयों को 3 सूचियों में प्रकाशित किया गया। एक संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, एक राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे, और एक अतिरिक्त यानी समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट जिसमें 36 विषय थे, और बाकी अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के अधीन कर दी गई। तो यहाँ पर क्या किया गया, और एक विस्तृत दस्तावेज था 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें 321 धाराएं अर्थात 321 आर्टिकल थे, 10 शेड्यूल थी, 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, लंबा और विस्तृत शासन। और ये कहा गया था भारत में पूर्ण उत्तरदायित्व की सरकार का गठन होगा, लेकिन ये संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। अखिल भारतीय संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। प्रांतों के इसने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। वो हस्तांतरित और आरक्षित विषयों का तरीका ही खत्म कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कर दी। ठीक है, कि केंद्र के अधीन नहीं, प्रांत स्वतंत्र रहेंगे और राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों पर शासन का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करी गई और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। आरक्षित और हस्तांतरित विषयों को 2 भागों में बांटा गया, लेकिन ये प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ। 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका प्रारंभ की गई। ये 6 राज्य थे बंबई, बंगाल, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम। यहाँ द्विसदनीय विधायिका यानी विधान परिषद और विधानमंडल 2 का गठन किया। विधानसभा और विधानसभा और विधान परिषद 2 चीजों का गठन हुआ। कितने? 11 में से 6 राज्यों में। फिर भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित परिषद को समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। ठीक है, इसके अंतर्गत यानी इस अधिनियम के अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। इसके पहले हिल्टन यंग समिति की सिफारिशों के आधार पर 1934 में फिर एक और एक्ट आया, उसके आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, है ना, मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए। इस एक्ट के माध्यम से मताधिकार का विस्तार किया गया। 10% पॉपुलेशन को मताधिकार दे दिया गया, है ना। एक पॉइंट रखते रहना है। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग या 2 से अधिक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना पर बात की। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की, जिसे आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो 8-10 चीजें हैं, ठीक है, 8-10 चीजें हैं जिनको ठीक से आपको पढ़ना है। लेकिन 1939 में विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये चीजें कभी अस्तित्व में नहीं आई। कुछ चीजें अस्तित्व में रही, जैसे रिजर्व बैंक, सुप्रीम कोर्ट, है ना, तो ये सारी चीजें तो रही हैं। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत को आजाद कर दिया जाएगा और भारतीयों को उत्तरदायित्व का शासन सौंप दिया जाएगा। और भारत के विभाजन की बात कही गई। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो लोग इसको मानेंगे नहीं। यानी भारत को पूर्ण रूप से अलग करने का बना लिया था। फिर लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बनकर आया, इसने अपनी एक घोषणा प्रस्तुत की। कांग्रेस, मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार कर लिया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास कर दिया गया, लागू कर दिया गया। अब इसने क्या किया, इसने ब्रिटिश राज की समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। किसको? भारत को। जैसे ये स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और भारत ने इसे स्वीकार किया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इसे स्वीकार करते ही ये क्या हुआ, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया। 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसने भारत के विभाजन को 2 स्वतंत्र डोमिनियनों, भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान और भारत से अलग कर दिया गया। राष्ट्रमंडल में रहे या ना रहे, इसको भी इसकी छूट दे दी गई।
दोनों जगह पर डोमिनियन गवर्नर जनरलों का सृजन किया गया, 2 पद बने ब्रिटिश सरकार पर। और ये क्या होगा, संविधान सभा या कैबिनेट की सिफारिश पर इस पद को रखा जाएगा। ब्रिटिश सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। फिर धीरे धीरे ब्रिटिश जो कानून थे उनको समाप्त करने के लिए संविधान सभा को अधिग्रहित कर दिया गया, संविधान सभा का गठन हुआ, फिर चीजें अलग अलग हो गई। ठीक है, फिर 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ, कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक दोनों यानी स्टेट क्या करेंगे, उसको एग्री नहीं करेंगे। बात समझ में है ना, जबरदस्ती लागू नहीं होगा। कोई भी संविधान सभा 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में कोई भी कानून अगर बना तो उसके लिए क्या है, जो गवर्नर होगा या जो कैबिनेट होगी उसके अप्रूवल की आवश्यकता होगी, तभी वो भारत अथवा पाकिस्तान में लागू होगा, अन्यथा नहीं। और कानून में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रपति मामलों के अध्यक्ष को या राज्य सचिव को सौंप दी गई। ठीक है, फिर संप्रभुता घोषित कर दी गई। आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। अधिनियम में नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन की तरह संचालित करने और भारत शासन अधिनियम की तरह प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। यानी जब तक संविधान बन के तैयार लागू नहीं हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब तक इसका जो कामकाज चल रहा था 1935 के अधिनियम के माध्यम से ही चल रहा था। और जो शाही उपाधि से भारत का सम्राट सब समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद चीजें अलग हो गई। 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को भारत आजाद हो गया और डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर माउंटबेटन बने। बाद में चीजें अलग हो गई। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने नेहरू को शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब जो अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ, उसमें जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामलों के प्रमुख बन गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण विभाग के प्रमुख बन गए। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि के प्रमुख बन गए। जान मथाई उद्योग और नागरिक आपूर्ति उनके अंडर में आई। जगजीवन राम श्रम आया। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय संभाला। CH भाभा कार्य, खान और ऊर्जा मंत्रालय संभाला। लियाकत अली वित्त मामला देखते थे। अब्दुल निस्तार डाक एवं वायु। आशफ अली रेलवे एवं परिवहन। राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। आई चुंदरीगर वाणिज्य और गजनफर अली खान स्वास्थ्य और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि। ठीक है, उसके बाद फिर स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में बना, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रमंडल विदेशी मामलों और वैज्ञानिक शोध के प्रमुख बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल वही मामले थे, गृह, सूचना, प्रसारण, राज्यों के मामले। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि था। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री बन गए। इसके पहले शिक्षा मंत्री कौन था? इसके पहले राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया था। जान मथाई ये पहले उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मिनिस्टर थे अंतरिम सरकार में। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में ये बने रेलवे एवं परिवहन मंत्री। RK षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्रालय संभालते हैं। BR अम्बेडकर विधि विभाग, है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर विधि विभाग संभालते हैं। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्रालय। CH भाभा वाणिज्य। रफी अहमद किदवई संचार। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। नरहर विष्णु गाडगिल कार्य, खान और ऊर्जा। तो कुल मिलाकर के 14 मंत्री अंतरिम सरकार में भी होते हैं। अमृता कुमारी कौर को शामिल किया जाता है, जोगेंद्र नाथ मंडल को हटा दिया जाता है, और भी कई लोगों में बदलाव होता है। तो ये अंतरिम सरकार 1946 और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 से ये होता है। तो ये प्रमुख तुम्हारे अधिनियम है 1773, 1784, 1786 में थोड़ा सा, फिर 1793, 1809, 1819, 1833, फिर 1852 में आता है, फिर 1858 में बहुत सारी चीजें तब्दीली आती है। गवर्नर जनरल का पद वायसराय में परिवर्तित हो जाता है। फिर 1858 के बाद 1861 में आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 1892, फिर आपको 1909, 1919, 1935 का दबा के पढ़ना है, और भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 47। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है ना। ये पहला चैप्टर है, बेसिक सारी चीजें हैं। इसके बाद नेक्स्ट में संविधान सभा और संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास कैसी लगी आपको बताइएगा। आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है, आप हमें सपोर्ट करिए। हम अच्छी अच्छी क्लासें और अच्छे अच्छे नॉलेज सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे। अभी PDF बनाने वाला सिस्टम अपने पास है नहीं,
तो पीडीएफ हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। हाँ, रिटेन नोट्स हमारे पास हैं, वो हम आपको दे सकते हैं। तो जितने भी लोग रिटेन नोट्स चाहते हैं तो वो क्या करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है। ओके, तो अभी आपको ज्वाइन बटन नहीं दबाना है, अभी सारा मटेरियल फ्री है, तो मजा लेते रहिए, तैयारी करते रहिए। जहाँ पर दिक्कत समझ में हमें बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, धन्यवाद।